वेलकम स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि मैट्रिक्स ए दे रखी है और आगे बी इनवर्स दे रखा है तो ए बी का इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स है आपके 5 0 4 2 3 2 1 2 1 ये आपके मैट्रिक्स दे रखी है और बी इनवर्स आपको दे रखा है ये 1 3 3 1 4 3 1 3 4 ये बी इनवर्स दे रखा है। अब देखो हमें ज्ञात करना है ए बी का इनवर्स। तो हमें पता है बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ये अपने किताब में दे रखा है, इसलिए ये तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि आपके दे रखा है बी इनवर्स दे रखा है, तो बी इनवर्स से वापस बी ज्ञात नहीं कर सकते इसलिए। लेकिन हमें पता है इसके बराबर ये वाला मान होता है। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। बी इनवर्स आपको दे रखा है इसलिए हम बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको सारणी के रूप में लिखते हैं हम। तो मान आएगा देखो यहाँ पर 5 0 4 2 3 2 1 2 1। प्रसार करने पर इसका तो प्रसार करते देखो मान आएगा 5 और 4 मान शेष हो गए 3 2 2 1 माइनस के 0। इसके लिए मान है 2 2 1 1। फिर आगे प्लस के 4, इसके लिए 4 मान आपके 2 3 1 2। आगे देखो प्रसार करते हैं इसका तो मोड में ए 5 3 माइनस के 4 और इसका मान बन जाएगा पूरा 0 प्लस के 4 4 माइनस के 3। आगे देखो मोड ए और इसका मान बनेगा 5 इंटू में माइनस के 1 माइनस के 0 प्लस के 4 इंटू 1। तो मान हो जाएगा यहाँ पर मोड ए माइनस के 5 प्लस के 4 तो मानेगा माइनस के 1 नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स का यहाँ पर अस्तित्व हो गया, इसलिए हम आसानी से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सखंड मैट्रिक्स ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सखंड मैट्रिक्स हम ज्ञात करते हैं। सखंड मैट्रिक्स के लिए देखो सबसे पहले 5 का सखंड ज्ञात करेंगे। 5 का सखंड तो इसके लिए लगाते हैं -1 की घात 1 प्लस के 1 और इसके लिए 4 मान शेष बच गया आपके देखो 3 2 2 1। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 हो गया यहाँ पर। तो सम संख्या इसलिए -1 का मान हो गया प्लस के 1 और प्रसार करने का मान होगा 3 माइनस के 4 और इक्वल में आएगा माइनस के 1। फिर हम ज्ञात करेंगे 0 का सखंड। तो 0 के सखंड के लिए -1 की घात होगी 1 प्लस के 2 और इसके लिए 4 मान शेष बच गए 2 2 1 1। प्रसार करते हैं इसका तो देखो मान आएगा यहाँ पर 2 माइनस के 2 और यहाँ पर देखो 1 प्लस के 2 3 देर का विषम आ गई इसलिए इसके मान आएगा ऋणात्मक और इसका पूरा मान बन जाएगा आपके 0। फिर आगे देखो हम 4 का क्या देंगे? तो 4 का सखंड ज्ञात करेंगे तो -1 की घात होगी 1 प्लस के 3। इसके लिए 4 मान शेष बच गया आपके 2 3 1 2। आगे देखो 1 प्लस 3 क्या होता है? 4। तो सम संख्या आ गई इसलिए इसका मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। प्रसार करने पर मान हो गया 4 माइनस के 3 और इसका मान बन गया 1। फिर आते हैं दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में देखो 2 का सखंड ज्ञात करेंगे हम तो ये होता है -1 की घात 2 प्लस के 1। फिर इसके लिए मान आपके 0 4 2 1। यहाँ पर देखो 2 प्लस के 1 विषम संख्या आ गई 3 इसलिए इसका मान बनेगा ऋणात्मक। क्या गया? माइनस का। ये हो गया 0 माइनस के 8। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मान हो गया यहाँ पर प्लस का 8। अब हम ज्ञात करेंगे 3 का। तो 3 का सखंड ज्ञात करते हैं -1 की घात हो गई 2 प्लस के 2। इसके लिए 4 मान आपके 5 4 1 1। यहाँ पर 2 प्लस 2 सम संख्या की इसलिए इसका मान धनात्मक बनेगा। प्रसार करने पर मान हो गया 5 माइनस के 4 और यहाँ पर मान बनेगा 1। फिर आगे देखो
2 का सहखंड ज्ञात करेंगे हम। तो 2 के लिए -1 की घात 2 + के 3 और इसके लिए 4 मान है 5 0 1 2। 2 + के 3 5 हो गया। तो इसके लिए विषम संख्या है, विषम संख्या के कारण यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। प्रसार करने पर 10 - के 0 और मान हो गया यहाँ पर -के 10। आगे देखो जो लास्ट पंक्ति है उसका करेंगे। तो 1 के लिए जो हो गया -1 की घात 3 + के 1 और इसके लिए 4 मान बच गए 0 4 3 2। यहाँ पर 3 + के 1 4, तो इसका मान धनात्मक बनेगा। प्रसार करने पर 0 - के 12 है, तो मान आएगा -के 12 है। आगे देखो, आगे अब देखो 2 के लिए देखते हैं हम। तो 2 के लिए मान आपके 2 का सहखंड ज्ञात करेंगे हम। तो 2 के लिए मान आ गया -1 की घात 3 + के 2 और इसके लिए 4 मान शेष बच गया आपके 5 4 2 2। यहाँ पर देखो 3 + के 2 5 हो गया, इसलिए -1 का मान क्या आएगा, माइनस आएगा। प्रसार करने में मान हो गया 10 - का 8 और यहाँ पर मान आ जाएगा -के 2। फिर देखो 1 का करेंगे तो 1 के लिए हो जाएगा मान आपके -1 की घात 3 + के 3 और 4 मान है आपके 5 0 2 3 और मान हो जाएगा, पहले यहाँ पर देगा 3 + 3 6 हो गया। तो इसके लिए मान बनेगा धनात्मक। प्रसार करने में मान आएगा 15 - के 0, तो मान आ गया आपके 15। इस प्रकार हमने सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात कर लिया। अब करेंगे सहखंड मैट्रिक्स, एक साथ लिखेंगे हम। तो सहखंड मैट्रिक्स आपको F द्वारा प्रदर्शित करनी है। F और इक्वल में दे रखी है सहखंड मैट्रिक्स हम बनाएंगे जो हमने अभी ज्ञात की थी। -के 1 0 1 8 1 -का 10 -के 12 -के 2 और 15। ये आ गई आपके सहखंड मैट्रिक्स। अब देखो आगे हमें ज्ञात करना है एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए के लिए देखो, एड जॉइंट ए हमें ज्ञात करना है, ये होता है एफ के परिवर्त के बराबर। तो एड जॉइंट ए और इक्वल है एफ का परिवर्त हम करते हैं। तो मान देखो यहाँ पर हम -के 1 8 -के 12 0 1 -के 2 1 -के 10 और 15। फिर इसका करते हैं हम परिवर्त यहाँ पर। तो आगे देखो एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए इक्वल में है आपके मान, परिवर्त करते हैं। तो -के 1 0 1 8 1 -का 10 -के 12 -के 2 और 15। ये हमने एड जॉइंट ए ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए सूत्र आपके एड जॉइंट ए बटे में मोड ए। तो रखो मान इसमें ए इनवर्स इक्वल मोड ए का मान आपके 1 सॉरी -के 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस कर देते हैं हम। और जो मैट्रिक्स दे रही है आपके -के 1 0 1 8 1 -का 10 -के 12 -के 2 और 15। आगे देखो माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने में मान रहेगा आपके ए इनवर्स और मान बनेगा आपके 1 0 -के 1 -का 8 1 10 12 2 -के 15। ये हमने ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। आगे देखो हमें पता है ए बी इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। हमें ये वाला मान ज्ञात करना है। तो ये वाला मान किसके बराबर होगा, ये होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो बी इनवर्स का मान रखते हैं। सबसे पहले आपके बी इनवर्स दे रखा 1 1 1 3 3 4 3 3 4। आगे देखो मल्टीप्लाई में लिखेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अभी हमने ज्ञात किया था 1 0 -के 1 -का 8 1 10 12 2 -का 15। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति और इधर पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपके मान आएगा यहाँ पर 1 + 0 -के 3। आगे दूसरा स्तंभ लेंगे तो -का 8 +के 3 +के 30। फिर तीसरा स्तंभ लेंगे तो मान आएगा 12 +के 6 -के 45। फिर आगे
दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे यहाँ पर, तो मान हो गया 1 + 0 -3, फिर आगे -8 +4 +30, फिर आगे मान आएगा 12 +8 -45, फिर आते तीसरी पंक्ति में, तो मान आएगा इसके लिए 1 + 0 -4 -8 +3 +40, और आगे मान आएगा 12 + 6 -60। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हल करते हैं इसको, तो हल करने पर देखो मान आएगा आपके -2 -3, यहाँ पर इनका मान बनेगा आपके लिए, तो इनका मान हो गया आपके 19, यहाँ पर आ गया 18 और यहाँ पर आ गया 29। आगे देखो मान आएगा 27 -25 -42। ये हमने मान ज्ञात कर लिया। ये वाला मान किसके बराबर है? a × b के इनवर्स के बराबर है। यही मान हमें क्या करना था? सिद्ध ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि मैट्रिक्स ए हो तो सिद्ध करना आपको ए का परिवर्त और मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ए के परिवर्त से। आपको क्रम ध्यान रखना है इसका, ए का परिवर्त इनटू में ए इनवर्स, इसी प्रकार रखना है, ना कि ए इनवर्स पहले रखना है। ठीक है, इस प्रकार हम आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए मोड ए का मान ज्ञात करेंगे। मोड ए का मान ज्ञात करने के बाद में सेकंड मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स के बाद में एडजॉइंट ए आपको ज्ञात करना है और फिर आपको आगे हल करना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का अपनी, तो इसमें देखो 10वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि मैट्रिक्स ए और सिद्ध करना आपको a² + के 4a - के 42i और इक्वल में कितना है 0, तो उसके बाद में आपको ए इनवर्स ज्ञात करना। तो पहले आपको ये वाला मान सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध करते हैं, तो आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो मैट्रिक्स ए में देखो -8 2 5 4 ये मैट्रिक्स दे रखी है। सिद्ध करने वाला मान है, तो पहले a² हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो a × a ये किसके बराबर होता है? a² के बराबर होता है। तो रखो मैट्रिक्स यहाँ पर, तो -8 2 5 4 और वापस इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, -8 2 5 4। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो आपके मान आएगा यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -8 को -8 से करेंगे +64 +10, फिर आगे -40 +20, फिर नीचे दूसरा पंक्ति में -16 +8 +10 +16। तो आपके मान आगे देखो इनका योग करते हैं, हल करते हैं इनको, तो मान आएगा इसका, देखो ये मान हो गया यहाँ पर 74 -20 -8 और ये हो गया +26। ये हमने मान ज्ञात कर लिया a² का। अब हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है a² + के 4a - के 42i, i का मतलब है इकाई मैट्रिक्स। तो रखो मान यहाँ पर, तो मान है यहाँ पर 74 -8 -20 26 + के 4a। तो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है -8 5 2 4 के 42i, आई है इकाई मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 ये आ गई आपकी इकाई मैट्रिक्स। तो पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा आपके देखो 74 -8 -20 26। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा -के 32 28 16 के 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मान आएगा 42 0 0 42। संगत अवयव को संगत अवयव के साथ हल करेंगे तो मान आएगा आपके देखो यहाँ पर 74 के 32
माइनस के 42, माइनस का 20, प्लस का 20, माइनस के 0। नीचे दूसरी पंक्ति में माइनस का 8, प्लस का 8, माइनस का 0। फिर 26 प्लस के 16, माइनस के 42। ये संगत अवयव को संगत अवयव के साथ हल किया हमने। तो यहाँ पर देखो ये 74 है और 32 और 42, ये भी कितना बन जाएगा 74 बन जाएगा। तो मान हो गया यहाँ पर 0। ये 20 से 20 कैंसिल 0, ये 8 से 8 कैंसिल 0। यहाँ पर 26 प्लस 16 42 होता है, तो 42 से 42 कैंसिल, तो मान बन जाएगा 0। ये आ गया आपके 0 मैट्रिक्स। तो इसको हम 0 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये वाला मान किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। ये हमें सिद्ध करना था। फिर आगे देखो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के एक तो दो तरीके हैं। एक तो हमने बता दिया था एडजॉइंट ए ज्ञात करो, मोड ए ज्ञात करो, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं इसका। दूसरा, अगर आपको इस प्रकार मान दे रखा हो, ये वाला मान दे रखा हो, तो इसकी सहायता से हम ए इनवर्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको दे रखा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 42i और इक्वल में है 0। तो सबसे पहले जो i वाला मान है उसको पक्षांतर करना है। तो ए स्क्वायर प्लस के 4a और इक्वल हो जाएगा 42i। फिर आगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए, और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई ए इनवर्स से, प्लस 4 इंटू ए इनवर्स माइनस 42i इंटू ए इनवर्स। आपको ध्यान रखना है ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान आता है आई, ये आपको ध्यान रखना है। और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मैट्रिक्स बनेगी, इसलिए आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए इनवर्स बन जाएगा। तो इसका मान हो गया आपके ए आई प्लस के 4i और इक्वल में है 42 ए इनवर्स। अब देखो आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को आई से मल्टीप्लाई करें, तो अभी मैंने बताया आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने वापस वही मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पर बन गया ए प्लस के 4i और इक्वल में हो गया 42 ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है। ए मैट्रिक्स का मान रखो माइनस का 8 5 2 4 प्लस आई इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 और बराबर में है 42 ए इनवर्स। आगे हल करेंगे इनको, तो हल करने पर देखो मान आएगा इसका माइनस के 8 5 2 4 प्लस 4 0 0 4 और इक्वल में है 42 ए इनवर्स। आगे देखो हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए देखो मान आएगा आपके लिए सारणिकों के अनुप्रयोग। तो इसमें देखो सबसे पहले है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो माना कोई 3 बिंदु दे रखे त्रिभुज के, पहला है ए, इसके निर्देशांक माने हमने x1 y1, दूसरा हमने माना b x2 y2 और तीसरा माना हमने c x3 और y3। ये 3 शीर्ष मान लिया हमने त्रिभुज के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो त्रिभुज या डेल 1/2। अब इसको सारणी के रूप में लिखना आपको। तो पहला बिंदु है x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है x3 y3। सारणी का हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होती है, इसलिए यहाँ पर जो तीसरा स्तंभ है उसको 1 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर अब इसका प्रसार करके हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जो सारणी का मान आएगा वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखो 3 बिंदुओं के सररेखीय होने की शर्त। अब 3 बिंदु सररेख कब होते हैं? तो हमें पता है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो तीनों बिंदु क्या होते हैं? सररेख होते हैं। तो बिंदु माने हमने x1 y1, दूसरा बिंदु माना हमने x2 y2 और तीसरा बिंदु माना हमने x3 y3। अब देखो डेल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1।
ये तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सररेख कब होता है? जब डेल बराबर कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर इसका मान 0 के बराबर या फिर 0 आता है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं? सररेख होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो माना दो बिंदु, पहला बिंदु है ए x1 y1, दूसरा बिंदु मान लिया सी, ये होता है x2 y2। अब दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आएगा आपके डेल इक्वल में x y 1 और नीचे आ जाएगा x1 y1 1 और यहाँ पर आएगा x2 y2 1। इस प्रकार दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट में आपको दे रखा है रैखिक समीकरण निकाय का हल। तो रैखिक समीकरण को हल करना है तो किसके प्रयोग से करना है? ये करना है हमें सारणिकों के प्रयोग से। तो इसमें पहला नियम आपको दे रखा है क्रेमर नियम। तो इसमें देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल आपको ज्ञात करने हैं। तो दो समीकरण हम मानते हैं, दो चरों वाले a1x प्लस b1y और इक्वल में हो गया c1। दूसरा समीकरण माना हमने a2x प्लस b2y और इक्वल में c2। ये हमने दो समीकरण मान लिए। अब देखो, क्रेमर नियम से क्या होता है? अगर x का मान ज्ञात करना है तो x इक्वल में डेल 1 अपॉन डेल होता है, और y का मान ज्ञात करना है तो y के मान के लिए होता है डेल 2 अपॉन डेल। अब देखो यहाँ पर डेल 1 और डेल 2 और डेल का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले डेल का मान हम ज्ञात करेंगे। तो डेल के मान के लिए देखो, सारणिक में रखना आपको मान a1 a2 b1 b2, ये तो होता है डेल का मान। अब डेल 1 का मान ज्ञात करें तो डेल 1 के लिए देखो, जो पहला मान है वो चेंज हो जाएगा और इसकी जगह मान आएगा आपके C1 और C2। तो मान आ जाएगा यहाँ पर C1 C2, और जो दूसरा स्तंभ है वो ऐसे के वैसे रहेगा, क्योंकि हमने डेल 1 लिया है मान। x का मान ज्ञात करने के लिए डेल 1 चाहिए, इसलिए ये x वाला मान नहीं आएगा, इसकी जगह जो इक्वल अचर राशि वाला मान है वो आएगा यहाँ पर। फिर आगे देखो, डेल 2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो डेल 2 में किसका मान ज्ञात करना है? हमें y का। तो इसलिए x का मान तो वही रहेगा a1 a2, लेकिन जो दूसरा स्तंभ है उसकी जगह ये अचर राशि आ जाएगी आपके मान C1 C2। इस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर हम x का मान ज्ञात करें तो पहले स्तंभ की जगह अचर राशि वाला मान C1 C2 रखना है, और y का मान ज्ञात करने के लिए डेल 2 चाहिए, इसलिए डेल 2 के लिए तो दूसरा स्तंभ है b1 b2 की जगह C1 C2 आएगा। इस प्रकार हम मान डेल 1 डेल 2 और डेल का कर सकते हैं ज्ञात, और इसके बाद में आपको x का मान इसके द्वारा आपको ज्ञात करना है। आगे देखो, दो चरों वाले के लिए दे रखा आपको, यह समीकरण निकाय वास्तव में दो सरलरेखाओं को निरूपित करता है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो तो हल अद्वितीय होता है, निकाय संगत एवं स्वतंत्र है। आगे देखो, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो तो निकाय का हल संभव नहीं है, और निकाय क्या होता है? असंगत होता है। आगे देखो, अगर तीनों मान बराबर हो तो निकाय के अनंत हल है, तथा निकाय संगत तो है परंतु स्वतंत्र नहीं होता है। ये आपको याद रखने हैं। आगे देखो, तीन चरों वाले रैखिक निकाय के हल आपको ज्ञात करने हैं। तो तीन चरों वाले लेते हैं हम a1 x प्लस a2 सॉरी b1 y प्लस c1 z और इक्वल में आएगा d1 मान लिया हमने यहाँ पर। आगे देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2 z और इक्वल में d2। आगे a3x b3y c3z और इक्वल में d3। अब देखो, हमें मान ज्ञात करना है सबसे पहले डेल का। तो डेल के लिए देखो, जो समीकरण के मान दे रखे वो आएंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये तो हो गया डेल का मान।
अब डेल वन किसके लिए होता है? अक्स के लिए होता है, इसलिए अक्स वाला मान छूट जाएगा और अक्स वाली मान की जगह ये इक्वल वाला मान आ जाएगा आपके D1, D2, D3। बाकी मान वैसे के वैसे ही B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये हो गया डेल वन का मान। अब डेल टू का मान हम ज्ञात करेंगे। डेल टू किसका होता है? वाई के लिए। तो वाई वाला मान चेंज होगा, अक्स और जेड वाला मान ऐसे ही तो मानेगा A1, A2, A3। यहां पर आ जाएगा आपके D1, D2, D3, C1, C2, C3। आगे देखो डेल थ्री का मान ज्ञात करेंगे। डेल थ्री के किसका होता है मान? ये जेड का है, तो जेड वाले मान में चेंज होगा, बाकी मान वैसे के वैसे। तो A1, A2, A3, B1, B2, B3 और यहाँ पर C1, C2, C3 की जगह आ जाएगा आपके D1, D2, D3। इस प्रकार हमने डेल वन, डेल टू, डेल थ्री का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें मान ज्ञात करना है अक्स का, तो अक्स के मान के लिए डेल वन अपॉन डेल, वाई के मान के लिए मान आएगा आपके डेल टू अपॉन डेल और जेड के लिए मान जाएगा डेल थ्री अपॉन डेल। इस प्रकार हम समीकरण निकाय के हल ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपको नियम लगाना है क्रेमर नियम। तो ये क्रेमर नियम द्वारा हमने हल किया ये जो भी समीकरण निकाय दे रखे थे, और इसकी विशेष स्थिति आपको दे रखी है। यदि डेल नॉट इक्वल 0 तो समीकरण निकाय क्या होता है? संगत होता है, निकाय का हल अद्वितीय होता है। यदि डेल इक्वल 0 हो, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री पर बराबर कितना हो? 0, तो समीकरण निकाय संगत असंगत हो सकता है, दोनों हो सकता है। निकाय संगत है तो उसके अनंत हल होंगे। तीसरा है यदि डेल इक्वल 0, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से कोई एक अशून्य हो, मतलब कोई तीनों में से कोई एक अशून्य हो, बाकी दो शून्य हो सकते हैं, तो समीकरण निकाय क्या होता है? असंगत होगा और निकाय का हल क्या होगा? संभव नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको दे रखा आयुष सिद्धांत की सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है। तो देखो समीकरण माना हमने A1x प्लस के B1y प्लस के C1z और इक्वल में मान लिया हमने D1, A2x प्लस के B2y प्लस के C2z और इक्वल में D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z और इक्वल में D3। अब इसको लिखने का तरीका होता है आपके AX इक्वल में B। तो A का मान तो आता है देखो आपके A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये तो होता है A वाली मैट्रिक्स। और अक्स का मान था जो आपके चर राशियां दे रखी है, तो चर राशियां दे रखी है अक्स, वाई, जेड, ये स्तंभ के रूप में लिखी जाती है। और जो B का मान होता है जो इक्वल में अचर राशि होती है, ये होता है B का मान। तो D1, D2, D3। तो इस प्रकार देखो यहां पर A का मान आ गया आपके A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अक्स का मान हो गया आपके अक्स, वाई, जेड और B का मान हो गया आपके D1, D2, D3। ये तीनों मान हो गए। अब हल किस प्रकार ज्ञात करना है? देखो आपको दे रखा AX इक्वल में B। अगर दोनों पदों में A इनवर्स से गुणा कर दूं तो मान जाएगा A इनवर्स इंटू A अक्स और इक्वल में आएगा A इनवर्स इंटू B। हमें पता है A इनवर्स इंटू A और इक्वल में होता है मान इसका I एक्स बराबर A इनवर्स इंटू में B। I होती है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आपके है अलग दे रखी है वो वापिस आ जाती है। तो यहाँ पर अक्स इक्वल में कितना हो जाएगा? A इनवर्स B। और इसके द्वारा हम समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने आपके 3/3 के लिए बताई है, 2/2 के लिए भी सेम यही की, ये आपको ध्यान रखना है। यह है आयुष सिद्धांत की सहायता से समीकरण